यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है जो 2 फेज़ में डिवाइड हो रखा है और इनके बीच में एक हमारा इकोलॉजिकल कॉरिडोर है। कभी नदी यहाँ बहती थी, नदी यहाँ से कट गई और इस पैलियो चैनल को हमने रिस्टोर किया। आज फ्लड का सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ जमा है। किसी भी डिग्रेडेड लैंड को, डिग्रेडेड रिवरस्केप को अगर हमें उसको रिजुवनेट या रिस्टोर करना है तो उसके नियम है कि सबसे पहले हम देखें कि हम कहाँ पर रिस्टोर कर रहे हैं। एक थ्योरी है कि जो जितना सुंदर उतना बलवान और वही पॉपुलेशन में अच्छे जीन का फ्लो कराता है। यहाँ पे रात में सक्रिय बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जैसे उल्लू हो गए, बार्न आउल है, उसमें नाइटजार है, थिकनी है, ये कई सारे पक्षी हैं। तो सर आज हम क्या देखेंगे यहाँ पर? आज आपको ऐसे ढाक दिखाएंगे जो शायद आपने देखा नहीं होगा। लाल ढाक तो सबने देखा है, आज पीला ढाक दिखाएंगे आपको। वहाँ कितने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो आज की तारीख में भी मोर देन 1500, जबकि इतनी टेम्परेचर रेज्ड हो गई है, 1500 बर्ड्स वहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये इकोसिस्टम वैसा ही फंक्शन कर रहा है जैसा जिम कॉर्बेट फंक्शन कर रहा है, जैसा पन्ना और कान्हा इस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उसी तरह से ये मैन मेड बनाया हुआ इकोसिस्टम वैसा फंक्शन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, संडे टॉक के इस खास एपिसोड में आज मैं पहुंच गया हूं दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में। दिल्ली का ये यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क कोई 450 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी समृद्ध है। यहाँ जंतुओं, वनस्पतियों और कीड़े मकोड़ों के साथ तितलियों की अनगिनत प्रजातियाँ हैं और जाड़ों में तो हर साल यहाँ हज़ारों लाखों प्रवासी पक्षी भी आया करते हैं और इस साल मार्च के महीने के आखिर तक तापमान बढ़ने के बावजूद भी वो यहाँ टिके हुए हैं। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि यही जगह जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जो इतना समृद्ध जैव विविधता से भरा हुआ इलाका है, वो कोई 2.5 दशक पहले तक, महज 25 साल पहले तक एक डिग्रेडेड लैंडस्केप और रिवरस्केप था जिसे प्राकृतिक तरीके से पुनर्जीवित किया गया है। आप अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में हैं और ये पार्क कोई एक दिन में नहीं बना। 2002 में ये ज़मीन मिली और उसकी कुछ ऐसी स्थिति थी, आप देखें ज़मीन प्लेन, बैरन, ऊसर लैंड, सिर्फ यहाँ पे सॉल्ट लविंग बुशेस नज़र आते थे। हाँ, ज़रूर कुछ इंडिकेटर स्पीसीज़ थे जो डिप्रेशन को बताते थे, जैसे टाइफा फ्रेगमाइटिस, कुछ सेजेस जो बताते थे कि यहाँ सब सॉलिक्यूफर बहुत हाई है। इन अदर वर्ड, ये वेटलैंड था जो सिल्टेड हो गया। तो जब हम शुरू में आए तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कैसे जो रिवर स्केप है उसको रिस्टोर किया जाए, जो अल्टीमेटली फ्लड प्लेन को रिस्टोर करे और वो नदी को रिजुविनेट करने में मदद करे। असल में डिग्रेड हो चुके किसी भी लैंडस्केप हो या रिवरस्केप, उसको पुनर्जीवित करने के कुछ रेस्टोरेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, विज्ञान के नियम कायदे, और इसीलिए यहाँ पर भी ये पता किया जाना ज़रूरी था इस पर काम शुरू करने से पहले कि इस इलाके में कौन सी वनस्पतियाँ, कौन से जंतु और कौन से कीट पतंगे हुआ करते थे। और इसलिए वैज्ञानिकों ने यमुना रिवर बेसिन के इस क्षेत्र में, इस इलाके को पूरी तरह खगाला और जानकारियाँ इकट्ठी की। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जैसे आपको पता है कि हमारे मेंटर प्रोफेसर CR बाबू, लेजेंडरी इकोलॉजिस्ट, उस देन लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने प्रोफेसर बाबू से बोला कि भाई दिल्ली को कुछ देने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर बाबू सर ने कॉन्सेप्ट बायोडायवर्सिटी पार्क का लाया। ये 2002 की बात है और तब ये प्रोजेक्ट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शुरुआत हुई, जहाँ ये प्रयास किया गया ये रिवर यमुना के फ्लड प्लेन के नैसर्गिक वेटलैंड को, कैरेक्टरिस्टिक ग्रासलैंड को और फ्लड प्लेन फॉरेस्ट को कैसे वापस लाया जाए, जो यमुना को ज़िंदगी दे जाए। तो हमने उनको पढ़ा, सीखा कि ये यहाँ पर फॉरेस्ट टाइप्स हैं, उनको हम यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे। उनको रेप्लिकेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उस जगह के नेटिव प्लांट्स हैं, और अगर हम नेटिव प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ लगाएंगे तो उसी तरह के इंसेक्ट्स, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स आएंगे।
तो वो जो सिस्टम बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनेगा, जिसमें प्लांट्स को एक एनिमल खा रहा है, उस एनिमल को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है। तो इस तरह से एक फूड चेन बनेगी। और जब इस तरह की बायोटिक कम्युनिटीज़ बनेगी, ग्रासलैंड की, वेटलैंड की, फॉरेस्ट की, मार्शेस की ये कम्युनिटी बनेगी, तो बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि एक ऐसा नोवेल आइडिया लाया जाए जो किसी भी नदी सिस्टम को रिस्टोर करने में कारगर साबित हो। विथ ऑल गुड इंटेंशन, द मोमेंट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की या रिस्टोरेशन की, हम क्विकली प्लांटेशन पे आ जाते हैं। लेकिन ये ना एफॉरेस्टेशन है, ना रिफॉरेस्टेशन है, ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। एंड व्हाट इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन? Ecological restoration means you are helping an ecosystem to recover which is degraded, damaged or even lost. अब आप समझे कि हर जगह वृक्षारोपण या पौधारोपण करना क्यों पर्यावरण संरक्षण नहीं है। असल में एक स्वस्थ इकोसिस्टम में जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट प्रजातियां होती हैं। जनरलिस्ट प्रजातियां वो हैं जो कहीं भी पाई जाती हैं आपके आसपास, लेकिन स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ प्रजातियां वो होती हैं, विशेष प्रजातियां, विशिष्ट प्रजातियां वो होती हैं जो एक स्पेशल इकोसिस्टम की मांग करती हैं। और जब किसी जगह स्पेशलिस्ट प्रजातियां आने लगें तो समझिए कि वो इकोसिस्टम वाकई समृद्ध हो गया है। तो एक्चुअली जब हम किसी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट फॉनल एलिमेंट्स आ गए या जर्नलिस्ट एनिमल आ गए। जर्नलिस्ट एनिमल जैसे जो कहीं भी पाए जाते हैं, जैसे कबूतर है, कौवा है, तोता है, ये सब जो है कहीं भी पाए जाते हैं। लेकिन वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम सक्सेसफुल तभी होता है जब वहाँ स्पेशलिस्ट फॉनल एलिमेंट आने लगे। स्पेशलिस्ट फॉनल एलिमेंट वो होते हैं, वो इंडिकेटेड स्पीशीज़ होती है जो तभी आते हैं जब इकोसिस्टम वाकई आपका हेल्दी है और फंक्शनल है। जैसे रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड इज़ इंडिकेटर ऑफ हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम। ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन के अगर हज़ारों की तादाद में यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में नेस्टिंग हो रही है तो इसका मतलब कि वो फंक्शनल इकोसिस्टम है। उसी तरह से फेरुजिनस पोचार्ड, IUCN की रेड लिस्ट में फेरुजिनस पोचार्ड भी नियर थ्रेटेंड बर्ड है और यहाँ पे हर साल हज़ारों की या 500 200 इस संख्या में यहाँ के वेटलैंड्स में आता है। तो ये इंडिकेटर है कि ये हेल्दी इकोसिस्टम बना है। उसी तरह से डार्टर का एग्जांपल लें, डार्टर इज़ ऑल्सो नियर थ्रेटेंड बर्ड, और डार्टर जो नियर थ्रेटेंड है वो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के वेटलैंड्स में नेस्टिंग कर रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारे स्पेशलिस्ट बर्ड्स आ गए। आप उसको छोड़िए, अगर मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में आपके पास हॉक डियर है, आपके पास पोर्क्यूपाइन है। अगर आपके इकोसिस्टम में इस तरह के स्पेशलिस्ट एनिमल्स आ रहे हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, जैसे वाइल्ड पिग्स हैं या नीलगाय को छोड़ दें, लेकिन ये जो स्पेशलिस्ट एनिमल हैं अगर ये आपके इकोसिस्टम में आते हैं तो इसका मतलब ये इकोसिस्टम वैसा ही फंक्शन कर रहा है जैसा जिम कॉर्बेट फंक्शन कर रहा है, जैसा पन्ना और कान्हा इस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उसी तरह से ये मैन मेड बनाया हुआ इकोसिस्टम वैसा फंक्शन कर रहा है। कहीं भी गड्ढा खोदने से वेटलैंड नहीं बनेगा। प्रजातियों का आपस में क्या रिश्ता है, इकोलॉजी कैसे काम करती है, इस तरह की बातों को सीखने के लिए ऐसी जगहें बहुत नायाब केंद्र होती हैं। आज स्कूली बच्चों और रिसर्च स्टूडेंट से लेकर फॉरेस्ट ऑफिसर सभी यहाँ कुछ सीखने आते रहते हैं। और इन दिनों तो सेना के कुछ जवान जिन्हें यमुना कंजर्वेशन प्रोग्राम में लगाया गया है वो यहाँ आकर डॉक्टर खुदसर और उनके साथी वैज्ञानिकों से प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ दूरी पर ही डॉक्टर खुदसर उन्हें कई तरह की चीज़ें प्रकृति के बारे में बता रहे थे। देख रहे हैं आप सीमल के पेड़ में इंटरेस्टिंग क्या है ये देखने का कि प्रकृति ने इसके ऊपर कांटा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि अर्ली स्टेज में इसका बार्क बहुत ही सॉफ्ट रहता है और सारे हर्बीवोर इसको नोच खाते हैं। अगर प्रकृति इसको कांटा न दे तो एक भी पेड़ जंगल में बचेगा नहीं। तो लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसके कांटे ख़त्म होते जाते हैं, तब प्रकृति कहती है कि मैं तेरे लिए तैयार हूँ, अब तू खा। वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? वो अपने शक्ति का इजहार करता है। अभी सारे पक्षियों के ब्रीडिंग का टाइम है तो सारे कोर्टशिप बिहेवियर देते हैं। अब दो तरह की थ्योरी है, विज्ञान कहता है। अब इसको देखें, ये पंख ऐसे फैलाता है और अपने शक्ति का इजहार करता है, दूसरे नर को कहता है कि नहीं तेरे से शक्तिशाली मैं। तो
जो इसमें मादा है मोरनी देखती है, वो डिसीजन लेती है कि शक्तिशाली कौन है, और तब उसके साथ तब मेटिंग होती है इनकी, फिर एग लेइंग होती है। तो एक थ्योरी है कि जो जितना सुंदर उतना बलवान, और वही पॉपुलेशन में अच्छे जीन का फ्लो कराता है। ये मानव से अलग है, सारे जानवर में यही होता है, वो अपने अच्छे जीन पूल को आगे बढ़ाएगा। लेकिन दूसरा एक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं हैंडीकैप प्रिंसिपल। हैंडीकैप प्रिंसिपल कहता है कि जितना बड़ा पंख तुम्हारे मरने के उतने चांस है, बढ़ गए। तुम्हारे पंख बहुत बड़े हैं, तुम सुंदर हो, तुम बहुत बढ़िया हो, कोई मारने वाला है, तुम उड़ ही नहीं पाए जल्दी से। अब देखिए दोनों चीज़ें, उस हैंडीकैप प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने में उस वैज्ञानिक को बहुत टाइम लग गया, उसके मरने के बाद वो एस्टैब्लिश हो पाया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखें, सामने एक पेड़ है और इस पेड़ में एक कॉर्नर पे लाल फूल आ रहा है। फेज़ 2 में और भी फूल दिखेंगे। इसके पत्तों को गौर करें तो इसमें 3 पत्ते हैं एक साथ, देख रहे हैं आप। तो गांव में कहावत है, ढाक के 3 पात। इसको टेसू भी कहते हैं, इसको पलाश भी कहते हैं, इसको ढाक भी कहते हैं। आज आपको ऐसे ढाक दिखाएंगे जो शायद आपने देखा नहीं होगा। लाल ढाक तो सबने देखा है, आज पीला ढाक दिखाएंगे आपको। अभी तक हमने देखा रेड प्लाश हमने देखा, जिसे हम टेशू भी कहा, और अभी हमने बताया कि होली में किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। उसी में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अलग सा एक प्लांट अगर हम कहें तो वो है येलो प्लाश। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से येलो प्लाश को देखा जा रहा है और उसको निहारा जा रहा है, जो कहा जा सकता है कि दिल्ली में शायद अकेला एक पेड़ है जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में है और इस टाइम फुल ब्लूम में है। गौर करें, ये बहुत ख़ास घास है क्योंकि इसको कुशा कहते हैं और डेस्मोस्टेकिया बाइपिनेटा कहते हैं। इस घास की खासियत है कि इसकी जड़ बहुत डीप तक जाती है और इसलिए किसी भी फ्लड प्लेन में इसका बहुत मुख्य रोल है मिट्टी को पकड़ के रखना, मिट्टी के इरोजन को रोकने में। कई बार ये इतना मजबूत होता है कि कई बार बहुत सारे मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल व्यूज़ भी इसके लिए दिए गए। चाणक्य ने कभी कहा कि अगर कुशा को मारना चाहते हो तो इसमें मठा डालो। उनका इसके ज़रिए कुछ और कहने का मतलब था। तो क्योंकि इसको मार नहीं सकते, इसकी जड़ इतनी डीप जाती है कि वो इसको मारना बहुत ही मुश्किल काम है। और कुशा मैथोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट है, इसकी चटाई वगैरह बनती है, लोग वर्शिप करते हैं इस पर बैठ के। तो और इसमें बहुत सारी नेस्टिंग होती है। ये बड़े शार्प ब्लेड होते हैं, इसके ब्लेड को देखेंगे अगर हाथ तेज़ आप चला लें तो हाथ कट सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रिसर्च करनी पड़ती है और दूर दराज के इलाकों में दौड़ भाग करनी पड़ती है और इसमें बहुत सारे संसाधनों का व्यय होता है। आप में से जो लोग हमारे मेंबर हैं वो हमारे लिए एक उम्मीद जगाते हैं कि ऐसे वीडियो देखे जा सकते हैं और ऐसे वीडियोज़ की कद्र करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने इस चैनल की मेंबरशिप ली है उनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इको लर्नर्स और इको वॉरियर्स का विशेष शुक्रिया। इको लवर्स को हमेशा की तरह हमारा प्यार। विज्ञान कहता है कि आप सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस पे निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि आप गए अभी तो पोर्कुपाइन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि यहाँ पोर्कुपाइन है, तभी तो वो कौन कर रहा है। यहाँ पे रात में सक्रिय बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जैसे उल्लू हो गए, बार्न आउल है, उसमें नाइटजार है, थिकनी है, ये कई सारे पक्षी हैं। लेकिन पशुओं में अगर बात करें तो सेही रात में बहुत दिखता है और बहुत एक्टिव होता है। जंगली सूअर बहुत दिखते हैं, लेपर्ड दिखता है, जंगल कैट यहाँ पर बहुत दिखती है। तो जो हमने नाइट कैमरा ट्रैप लगाए हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे इतने सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स भी हैं। हमारा प्रयास ये था कि कैसे ट्रॉफिक कैस्केड को रीएस्टैब्लिश करें और हमने ये 3 स्टोरी फॉरेस्ट बनाए, कैरेक्टरिस्टिक ग्रासलैंड बनाए और फ्लड प्लेन वेटलैंड को रिस्टोर किया। और यहाँ पर बहुत सारे हर्बीवोर आए, बहुत सारे छोटे कार्निवोर आए और एक बड़ा कार्निवोर भी आया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और 2016 में जब पहली बार हमने कैमरा ट्रैप लगाया था और तब से हमें ये हर साल हमारे कैमरे में आता रहता है और जाता रहता है, क्योंकि रिवर को एनिमल्स रिवर को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं।
इको एंड एनर्जी टॉक के नेचर वॉक सेक्शन में अक्सर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरे देश के चाहे नेशनल पार्क हों या ऐसे बायोडाइवर्सिटी पार्क उनकी सैर कराऊं ताकि जानकारी भी हो और मनोरंजन भी हो। अब पिछले बीती जनवरी में हम मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में थे और वहाँ से हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि महज टाइगर टूरिज़्म के नाम पर क्या क्या होता है और लोगों की वहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। इसके अलावा हमने नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क की सैर कराई थी, जहाँ दिखाया था कि बिना कोई बिजली का इस्तेमाल किए हम कैसे एक नेचुरल एसटीपी बना सकते हैं। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में कंजर्वेशन का जो काम हुआ है उसके बारे में बताया था। बर्ड वॉचिंग के धनौरी वेटलैंड से लेकर हमने ओखला बर्ड सेंचुरी तक कई वीडियो किए हैं, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। लेकिन नेचर वॉक प्लेलिस्ट में भी आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप वहां जाकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं और आपके लिए काफ़ी दिल को खुश करने वाले वो सारे वीडियो हैं, विजुअल ट्रीट भी हैं। अगर आप बायोडाइवर्सिटी पार्क में आना चाहते हैं, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में, तो आपको बता दूं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है झड़ौदा माजरा, और झड़ौदा माजरा मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें, क्योंकि जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और आप इस मिशन में एक भागीदार बनते हैं, परिवार के सदस्य बनते हैं। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।